नमस्कार सभी को। इंडिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश भूटान के प्रधानमंत्री के बारे में, जो कि एक अद्भुत व्यक्ति हैं। एक डॉक्टर हैं जो प्रधानमंत्री होते हुए भी आज भी पेशेंट की सर्जरी करते हैं जब भी इमरजेंसी पड़ती है लोगों को। साथ में हम ये भी जानेंगे, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत और भूटान के जो रिलेशंस है वो कैसे रहे हैं, जो गवर्नमेंट के बीच में जो डिप्लोमेसी है वो कैसी रही है। और मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये दो पार्ट में होने वाली है। पहले पार्ट में हम भूटान के प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे और दूसरे पार्ट में जानेंगे भूटान और इंडिया के रिलेशंस के बारे में। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि भारत देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। उसका नाम है indiablog.com। आप ये टाइप करेंगे आपको मिल जाएगी। प्लस मैंने लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े इस वीडियो में और जाने प्रधानमंत्री के बारे में भूटान के, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको भूटान देश के बारे में देना चाहता हूँ। जो भूटान है हमारा पड़ोसी देश है और काफ़ी छोटा देश है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और ये सिर्फ दो कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। एक है चाइना और दूसरा है भारत। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है। बुद्धिज़्म यहाँ पर सबसे बड़ा रिलीजन है। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अगर इनके व्यापार की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो 80% एक्सपोर्ट ये इंडिया को ही करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये भारत पे निर्भर है। और $2.5 बिलियन की इनकी जीडीपी है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो भूटान है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यहाँ पर राजा भी हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री भी है। मगर जो राजा हैं वो हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो है प्राइम मिनिस्टर के पास। पहले राजा के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, लेकिन 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन आया। उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद प्राइम मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनके पास अब पावर्स है। तो जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है लोटे सेरिंग। जो लोटे सेरिंग है वो एक डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, और ये आज भी खुद सर्जरी करते हैं, आज भी प्रैक्टिस करते हैं प्रधानमंत्री के बाद भी। जब भी इमरजेंसी पड़ती है किसी भी पेशेंट को तो ये खुद उसकी सर्जरी करते हैं। तो जो इनका जन्म हुआ वो हुआ 10 मई 1969 को थिम्पू में एक छोटा गांव है दलुका विलेज, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और थिम्पू में आपको बताना चाहूँगा ये राजधानी भी है भूटान देश की। तो इनकी जो पढ़ाई हुई, स्टार्टिंग की जो पढ़ाई हुई, स्कूली पढ़ाई हुई, वो भूटान में ही हुई। बाद में जब ये और आगे पढ़ने गए तो इनने एमबीबीएस की पढ़ाई करी और इनको 2001 में एमबीबीएस की डिग्री मिल भी गई। और जो इनको डिग्री मिली वो मिली थी बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका। और फिर ढाका में ही इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी। उसके बाद ये 2007 में यूरोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए मेडिकल कॉलेज ऑफ विस्कॉन्सिन गए, जो कि पड़ता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और गए ये गए अंडर WHO फेलोशिप के थ्रू। फेलोशिप, WHO फेलोशिप जो प्रोग्राम है वो एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि WHO प्रोवाइड कराता है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके मेडिकल फैसिलिटी बूस्ट करने के लिए, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उनको ये स्कॉलरशिप देता है। तो उसके अंडर इन्हें यूरोलॉजी की पढ़ाई करी। उसके बाद ये जब भूटान वापस आए पढ़ाई करके, तो ये इकलौते प्रैक्टिसिंग यूरोलॉजिस्ट है पूरी कंट्री में। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। 7.5 लाख की आबादी है, उसमें आप अकेले यूरोलॉजिस्ट हैं, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आती है। तो काफ़ी अच्छी, एक मैं कह सकता हूँ काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी इनके कंधों पे। उसके बाद 2010 में इनको वापस एक फेलोशिप प्रोग्राम के अंडर इनने सिंगापुर में इनको चांस मिला। और सिंगापुर में फिर इनने एंड्योरोलॉजी की पढ़ाई करी और जापान में भी गए ये, वहाँ पर भी इनको स्कॉलरशिप मिली, वहाँ पर भी इनने पढ़ाई करी। तो उसके बाद फिर 2014 में इनको यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा, जो कि पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ से इनको MBA की डिग्री भी मिली। तो आप सोच सकते हैं कितने अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उसके बाद 2013 में इन्होंने डिसाइड करा कि मुझे अब कुछ और बड़ा करना चाहिए अपने देश के लिए, कुछ और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
तो इनने सोचा मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए अपने देश के लिए, अपने देश के भले के लिए। तो इन्होंने 2013 में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। तो 2013 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा और इनकी जो पार्टी थी उसका नाम था द्रुक न्यामरुक शोक्पा, शॉर्ट फॉर्म में डीएनटी इसको कहेंगे। तो जो इनकी पार्टी थी 2013 में जब इलेक्शन हुआ तो इनकी पार्टी काफ़ी बुरी तरह परास्त हो गई और इनकी पार्टी काफ़ी बुरी तरह इलेक्शन हार गई। उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन हुआ 2018 में, वहाँ पर जो इनकी पार्टी थी द्रुक न्यामरुक शोक्पा, वो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई और वो इलेक्शन जीत गए। और जब ये इलेक्शन 2018 में लड़े तो जो इलेक्शन होना था उसके सिर्फ 5 महीने पहले इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो उसके बाद जब ये इलेक्शन जीत गए, इनको चुना गया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, जो कि बहुत ही गर्व की बात है किसी भी इंसान के लिए अपने देश का प्रधानमंत्री बनना, जो कि ये बन गए। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो उसमें जो ये आर्टिकल है ये लिखा गया है बाय पी जगन्नाथ, जो एक सर्जन है लीलावती हॉस्पिटल के मुंबई में। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जब वो भूटान गए तो उनको एक स्किल सेंटर था जो सर्जरी के लिए था, वो लॉन्च करना था वहाँ पर। तो उन्होंने उसको लॉन्च करने के लिए उन्होंने जो भूटान के प्रधानमंत्री है उनको आमंत्रण दिया, उनको कॉल करा। तो जगन्नाथ बताते हैं कि उनको लगा कि शायद मुझे रिप्लाई नहीं आएगा, मगर उनको हैरानी हुई, सिर्फ 4 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री का उनको रिप्लाई आया कि हाँ मैं आऊँगा, बट एज अ चीफ गेस्ट नहीं आऊँगा, एज अ सिंपल पर्सन आऊँगा, मेरे लिए ऐसे कोई स्पेशल अरेंजमेंट आप मत करना। तो काफ़ी हैरानी हुई कि कितने मतलब सिंपल आदमी हैं जिनको ज़्यादा शो ऑफ पसंद नहीं है, प्रमोशन पसंद नहीं है। तो जैसे ही जो डॉक्टर थे वो जिग्मे दोरजी वांगचुक हॉस्पिटल गए, जो उनका मेन हॉस्पिटल है जहाँ पर ये स्किल सेंटर खुलना था। तो जब उनने वहाँ के पेशेंट से बात करी, मतलब पेशेंट कर वहाँ की जो स्टाफ से बात करी, तो उनको ये पता चला कि ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 सर्जेंट है, और ये मेन हॉस्पिटल है, पूरे भूटान से लोग यहाँ पर सर्जरी के आते हैं। सिर्फ 3 सर्जेंट है, प्लस एक स्टैंड बाय सर्जन भी है, एक रिजर्व सर्जन भी है। वो प्रधानमंत्री खुद है, जी हाँ, प्रधानमंत्री खुद ऑपरेशन करने आते हैं। वहाँ के स्टाफ ने बताया कि हफ्ते में वो एक बार आते हैं, ऑपरेशन करके जाते हैं। और वो यूरोलॉजी में ट्रेन है, बट सारी एब्डोमिनल सर्जरीज वो कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि कभी भी कोई इमरजेंसी होती है, चाहे रात को हो, तो वो रात को भी अगर उनको अगर कॉल करा जाए तो वो आ जाते हैं अपने पेशेंट के लिए सर्जरी करने के लिए, वो संकोच नहीं करते बिल्कुल भी। तो जैसे ही प्रधानमंत्री उस हॉस्पिटल में आए तो पी जगन्नाथ बताते हैं मुझे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि उनको लगा कि उनके साथ काफ़ी सारे कमांडोज होंगे, काफ़ी पर्सनल सिक्योरिटी होगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ 2 लोग थे उनके साथ में, जो उनके साथ में थे उस टाइम पे। और जो प्रधानमंत्री है वो काफ़ी खुश मिजाज के व्यक्ति मतलब व्यक्ति हैं। उनके चेहरे में स्माइल थी, और इवन वो स्टाफ से काफ़ी खुल के बात कर रहे थे। और जितने भी स्टाफ थे हॉस्पिटल में उनको वो नाम से भी जानते हैं, जी हाँ, सबका नाम लेके वो पुकार रहे थे, बुला रहे थे, और सबका नाम से वो जानते हैं। तो जो हॉस्पिटल की नर्सेज हैं वो ये भी बताती हैं कि जब भी प्राइम मिनिस्टर खुद सर्जरी करने आते हैं तो नर्सेज को, जितनी भी वहाँ की नर्सेज हैं, उनको बड़ी खुशी होती है प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करते हुए। उनको लगता है कि इतने बड़े व्यक्ति हैं और सर्जरी कर रहे हैं अभी भी, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है जब भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उनकी वो हेल्प करती हैं सारी नर्सेज। तो जगन्नाथ ने भी जब उनसे बात करी तो वो कह रहे थे कि काफ़ी उनके चेहरे में स्माइल थी, काफ़ी सिंपल तरीके से बात करते हैं, काफ़ी अच्छी बात करते हैं। और जब उनने पॉलिटिक्स के बारे में बात करी थी, आप भूटान का भविष्य क्या देखते हैं, तो उनने बोला कि मेरा जो टारगेट है, मेरा टारगेट ये है कि मैं भूटान को एक डेवलप्ड नेशन बनाना चाहता हूँ। एक ऐसा नेशन बनाना चाहता हूँ जहाँ पर मेडिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी इमर्ज हो रही है, चाहे और भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको भी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ इस देश से, और इस देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। क्योंकि जो हमारा देश है उसको भी एक सर्जरी की ज़रूरत है। जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, चाहे लॉबिंग हो गया या करप्शन हो गया, तो इन सब ऑब्स्टेकल्स को, इन सब बाधाओं को, इन सब की मैं सर्जरी करना चाहता हूँ। तो एक आर्टिकल मैंने इंडियन एक्सप्रेस में ही पढ़ा था, और 3-4 आर्टिकल्स और भी मैंने पढ़े अलग अलग न्यूज़ पोर्टल से। तो वहाँ पर जानने को ये भी मिला कि वो जो लोटे सेरिंग है वो अपनी सीट के पीछे हमेशा कोट रखते हैं। जब भी वो अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठते हैं वो इसलिए रखते हैं कि उनको हमेशा वो याद दिलाते रहे कि मुझे, जो मैंने वादा करा था कि मैं हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा करूँगा, वो चीज़ मुझे हमेशा याद रहे अपने लोगों के लिए।
तो ये थे डॉक्टर लोटे सेरिंग, जो कि काफ़ी एक डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, जो इतने बड़े पद में होते हुए भी आज भी लोगों की सर्जरी कर रहे हैं। इमरजेंसी जब भी पड़ती है वो हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, और वो कहते भी है कि मैं हमेशा अपनी सर्जरी मिस करता हूँ। जब भी मैं अपने ऑफिस जा रहा होता हूँ और जब भी मैं रास्ते में देखता हूँ हॉस्पिटल को, तो मेरा मन बड़ा करता है कि मैं अपनी गाड़ी उस तरफ टर्न करूँ, बट मेरे को और जिम्मेदारी है मेरे देश के प्रति, वो मुझे निभानी है, तो वो ज़रूरी है मैं अपने देश के प्रति और काम कर सकूँ। तो ये थी लोटे सेरिंग की बायो। उसके अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत देश और भूटान देश दोनों के संबंध कैसे रहे हैं, दोनों की डिप्लोमेसी टाइज कैसे रहे हैं, तो वो बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में।